Good morning to all of you. Good morning, sir. एक दो लाइन से शुरू करते हैं आज का दिन कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी शर्त है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। अभी ताली आपने जल्दी बजा दी, दो लाइन और है अभी आपके लिए। इसके साथ ये भी है कि मेरे दिल में ना सही पर तेरे दिल में ही सही, यदि आग है ये तो ये आग जलनी चाहिए। तो इस तरीके से ये जो आग है, ये आग आज से नहीं सदियों से जल रही है। मेरे दिल में तो आज जली है, तुम्हारे दिल में आगे जलेगी, और हमारे पुरखों के लिए ये आग बहुत पहले जल चुकी थी। यदि हम आज के दिन को ऐतिहासिक स्वरूप में देखें और 300 शताब्दियों का या तुलनात्मक अध्ययन करें तो हम पाएंगे कि आपके सामने 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी के यह सारे देशों के मध्य यह डेमोक्रेटिक रिवॉल्यूशन को एक पैटर्न के तौर पे देखा जाए कि कैसा प्रतिरूप बन रहा है, कि किस तरीके से लोकतांत्रिक सरकारों का विकास हुआ इस दुनिया में, किस तरीके से तानाशाही सरकारों का खात्मा हुआ और किस तरीके से राजतंत्र की हमने आहुति दे दी और किस तरीके से हमने डेवलपमेंट करते हुए आज हम गणतंत्र से होते हुए लोकतंत्र की परंपरा पर कायम हो गए। तो सबसे पहले दुनिया में जो सबसे बड़ी क्रांति का जन्म हुआ वो हमारा एक देश है जिसका नाम है अमेरिका, जिसको 4 जुलाई 1776 को ही अपनी सांकेतिक आज़ादी मनाने का अधिकार मिल गया। लेकिन इन तीनों घटनाओं को बड़े गौर से सुनिएगा, क्योंकि मैं तीनों में से एक निचोड़ निकालूंगा जो बड़ा काम का है। क्योंकि क्यों भारत महान है, क्यों भारत का 26 नवंबर दुनिया के देशों से ज़्यादा महत्व रखता है, क्यों हमारा देश दुनिया के लिए एक एग्जाम्पलरी की तरह काम करता है, वो निचोड़ आएगा। उसके लिए ध्यान से सुनिएगा ये कहानी कि जब 1776 को उनको आज़ादी मिलती है, सांकेतिक तौर पे वो आज़ादी मनाते हैं, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद 1783 को उनको संपूर्ण आज़ादी मिल जाती है, ये भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपको पता नहीं होगा कि उनके यहाँ रहने वाले दासों को, जिनको ब्लैक कहते थे, उनको आज़ादी 1860 में मिली, 90 वर्ष बाद। और दूसरा स्टेप सुनिएगा, उनके यहाँ रहने वाली महिलाओं को आज़ादी मिली 1920 में जाके। अमेरिका जो पूरी दुनिया में ढिंढोरा पीटता है कि डेमोक्रेटिक रिवॉल्यूशन के गार्जियन हैं हम, वो गार्जियन नहीं है, वो डेमोक्रेसी का बहुत बड़ा खात्मा करने वाला देश है। ये इनके कंट्राडिक्शन सुनिएगा कि आप आज़ाद हो रहे हैं 1783 में और दासों को आज़ाद कर रहे हैं 1860 में और महिलाओं को आज़ाद कर रहे हैं वोट देने के लिए 1920 में। इसी तरह दूसरी क्रांति हो रही है इधर फ्रेंच रिवॉल्यूशन के नाम से, और वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो 1789 में घट जाता है, लेकिन उनकी महिलाओं को अधिकार मिलता है 175 वर्ष बाद। और वहाँ के दूसरे जो दोयम दर्जे के नागरिक हैं, जो आपने पढ़ा होगा 9th 10th में, फर्स्ट स्टेट, सेकंड और थर्ड, तो सेकंड और थर्ड स्टेट को अपने अधिकारों को एंजॉय करने के लिए 175 वर्षों का वेट करना पड़ा। ये है फ्रेंच रेवोल्यूशन। ये भी एक दूसरा एक स्तंभ था डेमोक्रेसी के नाम पर। और तीसरा स्तंभ आता है इंडिया का। लेकिन उसी बीच में मैं एक और डेमोक्रेटिक देश का नाम लेना चाहूँगा जो दुनिया में अपने नाम का डंका पीटता है कि दुनिया में डेमोक्रेसी के हम बहुत बड़े अगुवा हैं। उसका नाम है ब्रिटेन। 1680 में उनके यहाँ गोरखपुर क्रांति होती है और 1680 के बाद गोरखपुर क्रांति वाला देश हमारे यहाँ एनी बेसेंट वोटिंग राइट का राइट मांगती हैं। 1916 में अंबिका चरण मजूमदार के नेतृत्व में लखनऊ में आपके बगल में सम्मेलन हो रहा होता तो कहती वोटिंग राइट दो इंडिया में। लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि इंग्लैंड में 1928 में वोटिंग राइट मिल रहा है। अरे भाई, हमारे यहाँ आंदोलन करने से पहले आप अपने देश में तो महिलाओं को अधिकार दिला दो, फिर यहाँ डेमोक्रेसी की बात कहना। तो उनके यहाँ 1928 में मिला और गोरखपुर क्रांति कब हुई? 1680। तो देख रहे हैं ये पाखंड।
देख रहे हैं ये इनका मतलबीपन, देख रहे हैं इनका ये दोहरा चरित्र। ये दोहरा चरित्र इन 3 देशों का बताया। अब देखिए भारत की बात आती है तीसरी क्रांति के नाम पर। वो तीसरी क्रांति घटित हमारे यहाँ होती है 1947 15 अगस्त, जब हम देश आज़ाद होते हैं ब्रिटेन के चंगुल से। और जब आज़ादी के नाम पर जब हमें मिलता है, उसी समय हमारे यहाँ एक सभा गठित की जाती है जिसका नाम है संविधान सभा। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि 47 से लेकर 48, 49, 50, 51, 52 5 साल तक हमारे देश में सरकार सिर्फ संसद के नाम पर संविधान सभा ने चलाया। और उन्होंने 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में संविधान बना के खड़ा कर दिया। और वो 1-2 देशों का निचोड़ नहीं था, वो निचोड़ था 60 देशों का। 60 देशों के संविधान को स्टडी करके इस संविधान का निर्माण किया गया है। तो आप समझ सकते हो कि कितना बृहद अध्ययन किया गया होगा। और ये सारा कुछ संभव हो पाया। हमारे यहाँ भी एक ट्रायंगल था जिसका नाम हम लोग मजाक में बोल देते हैं बरमूडा ट्रायंगल। अब यह बरमूडा ट्रायंगल क्या था इसको भी जान लो। इस बरमूडा के ट्रायंगल पर शीर्ष पे बैठे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और आधार पे 2 लोग बैठे हैं जिनका एक का नाम है जोगेंद्र नाथ मंडल और तीसरे का नाम है आपके डॉक्टर BN राव। ये 3 ऐसे लॉ के विशेषज्ञ थे कि दुनिया का कोई संविधान नहीं छोड़ा जिसको इन्होंने पलटा ना हो। और जितनी अच्छी अच्छी चीज़ें थी सारा का सारा अच्छाइयों को अपने यहाँ ले लिया, और जो टेंशन या बुराई जो आनी थी उसको दूर कर दिया। तो सबसे बड़ी अपने संविधान की खासियत यही है कि इसमें अभी तक संशोधन हुए हैं लेकिन कोई नया पैरा नहीं जोड़ा गया है। उसी आर्टिकल से नए आर्टिकल बनाते जा रहे हैं। लेकिन उनकी कल्पना देखिए कि 1947 में उनको ये पता था कि 2020 और 22 में क्या होना है, उसका भी सॉल्यूशन उसमें छिपा हुआ है। सिर्फ व्याख्या कर करके नए पैरा जोड़े जा रहे हैं, आर्टिकल के नाम पर सिर्फ उसमें सब आर्टिकल जोड़े जा रहे हैं, लेकिन नया आर्टिकल आज भी ऐड नहीं हो पा रहा। ये है हमारे संविधान की गंभीरता। तो चलिए फिर वहीं पहुंचते हैं कि हम पैटर्न किस बात की बात कर रहे थे शुरुआत में, जो मैंने कहा प्रतिरूप बनेगा। तो जब हमारे आपको मालूम होना चाहिए कि आज़ादी एक फर्स्ट स्टेप पे नहीं दे दी जाती है, उसके 4 स्टेप होते हैं आज़ादी के। पहला स्टेप होता है कि जब कोई देश किसी का गुलाम बनता है तो वो होता है उसका कॉलोनी, जो आप 8 क्लास से 10th 9th 11th 12th तक पढ़ते हैं। जब कॉलोनी में संघर्ष होता है और फिर जो शासक जब देखता है कि इनके ऊपर ज़्यादा टाइम नहीं कर पाएंगे तो उसको फिर वो देता है प्रोटेक्टरेट स्टेट का दर्जा। तो प्रोटेक्टेड स्टेट में क्या होता है कि उसमें रक्षा, संचार, विदेश सेवा को वो अपने पास रखती है, बाकी अधिकार उसे दे देती है कि आप एंजॉय करो। और जब फिर आंदोलन होते हैं और फिर ज़्यादा बात बढ़ती है तो वो कहता है अच्छा अब इससे काम नहीं चल रहा, अब इनको डोमिनियन स्टेटस दे दो। डोमिनियन स्टेटस का मतलब ही यही है कि नाम मात्र का राजा मेरा तुम्हारा मालिक रहेगा, बाकी आप एंजॉय करो सारे राइट का। डोमिनियन स्टेटस को देने में भी इनकी बड़ा लंबा समय लगा भारत को। लेकिन जब हमने सारा संघर्ष किया, भारत छोड़ो, हमने असहयोग किया, हमने सविनय किया, हमने भारत छोड़ो किया, सीरीज से 10-10 साल पर हमने 3 आंदोलन किए, तो ये समझ गए कि अब यहाँ बैठना और चैन की बंसी बजाना मुश्किल है। तो इन्हें देश को आज़ाद करना पड़ा। और आज़ाद करने के बाद हमने जो सबसे अच्छा काम किया वो संविधान सभा, और संविधान सभा के बाद सबसे अच्छा जो काम किया वो सभी देशों का अच्छाइयों को ग्रहण करना। और उससे भी अच्छा जो काम किया, जो ये 3 देश नहीं कर पाए, जो आज अपने को विश्व नेता कहते हैं, विश्व के नेताओं के तौर पर डेमोक्रेसी को बचाने का ड्रामा रचते हैं, वो काम हमारे संविधान ने किया। और वो संविधान ने क्या काम किया जिसको देख कर आप खुश हो जाएंगे, जिसको पाने के लिए उनके दासों को, जिसको पाने के लिए उनकी महिलाओं को, जिसको पाने के लिए उनके किसानों को जो 175 साल, 60 साल, 20 साल का इंतजार करना पड़ा, वो सारे राइट हमारे संविधान ने 26 नवंबर को बना है। और सांकेतिक तौर से महत्व दिलाने के लिए 1930 की 26 जनवरी जो थी उसका महत्व दिलाने के लिए हमने 26 जनवरी को लागू किया, और हमने सभी नागरिकों को उसी डेट से सारे अधिकार दे दिए गए। ये है भारत, इसलिए भारत महान है। ऐसा ही कोई महान नहीं हो जाता। हमारे यहाँ की महिलाओं को, हमारे यहाँ के दासों को, मजदूरों को, किसानों को एक दिन का इंतजार नहीं करवाया डॉक्टर भीमराव और ये डॉक्टर BN राव और जोगेंद्र नाथ मंडल। जोगेंद्र नाथ मंडल के साथ थोड़ी सी ट्रेजेडी रही कि शुरुआत में वो पाकिस्तान चले गए बेचारे भावावेश में आके,
और अनुसूचित जाति के कई लोगों को लेके गए, बोले वहाँ आपको अच्छा सम्मान दिलाएंगे। लेकिन आप जानते हो कि धर्म के आधार पर जो आदमी अपना करियर शुरू करता है, भाई सीधा नियम है, हिंसा के आधार पर करियर शुरू करोगे तो लास्ट में हिंसा ही आपको मारेगी। और वही पाकिस्तान के साथ हुआ, जहां हम 1950 में संविधान लागू कर ले गए, उनका संविधान बना है 1964 में जाके, उनको 17 साल ज़्यादा लगे हमसे। तो आप हिंसा के साथ अपना करियर शुरू करेंगे तो आपको संविधान नहीं, आज तक वहाँ डेमोक्रेसी के लिए लड़ाई हो रही है। कहीं आर्मी आ जाती है, कहीं मुल्ला मौलवी आ जाते हैं, कहीं डेमोक्रेसी आ जाती है, कुछ नहीं है वहाँ। और हम लोग, अब आप देखेंगे आज 2022 में आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं संविधान सभा के साथ। हमारा टारगेट है 2047, जब हम दुनिया के अगुआ देश होंगे। और एक मैं विजन अपना भी रखता हूँ कि हम 2050 में जब यही 26 नवंबर मना रहे होंगे, तो मेरी इच्छा है कि भारत जो आज अमेरिका की स्थिति है, चाइना की, उन सबको क्रॉस करके पूरी दुनिया का नेता बने 2050 में। ये हमारी आज इच्छा है, हम सबकी इच्छा है। तभी हमारा देश में रहना करना और मानव संसाधन के तौर पे काम करना सफल होगा। तो अभी ज़्यादा समय ना लेते हुए बस मैं इतना ही कहूँगा कि तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, और मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर कर दरिया पार करो। धन्यवाद।